हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस हम फिर से आपके लिए एक नया सेशन लेके आए हैं। वी हैव कम अप विद द न्यू सेशन फॉर योर यूपीएससी सीसैट कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस एंड दिस इज पार्ट 15th फॉर द सेम। तो लास्ट वीक मैंने आपको एक प्रैक्टिस पैसेज दिया था, उसका होमवर्क भी मैंने आपको करने को कहा था एंड मेनी ऑफ यू कमेंटेड इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो एंड टुडे विल डिस्कस दैट। और आज भी मैं आपको एक होमवर्क दूंगा ताकि आप खुद से भी अपने एंड पे इसको प्रैक्टिस कर पाओ। तो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर। But before we go any further, I have the best thing available for you. If you have started preparing for CSAT, if you are a beginner in this comprehensive guidebook will definitely help you a long way. ये comprehensive guidebook e-book actually जो आपको बिल्कुल free of cost मिलती है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो इस ई बुक में सब कुछ है, फ्रॉम सिलेबस टू स्ट्रैटेजी टू सोर्सेज रिगार्डिंग एवरी सब्जेक्ट दैट देयर इज फॉर योर सीसैट एग्जाम। सो गो डाउनलोड दिस ई बुक एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। तो शुरू करते हैं गाइस आज का पहला सेशन। तो हमें पहले तो एक समरी बतानी थी, पिछले ये होमवर्क पैसेज था जो मैंने आपको लास्ट वीक दिया था, पहले इसका आंसर बताते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड स्टेट, मतलब इंसान और जो एक स्टेट जिसको हम बोलते हैं ना, शासक जो होता है, मतलब गवर्नमेंट। तो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड स्टेट इज एज ओल्ड एज स्टेट हिस्ट्री। जब से गवर्नमेंट बनी है तभी से ये कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। Although attempts have been made for centuries to bring about a proper adjustment between the competing claims of state and the individual, the solution seems to be still far off। कि बहुत मेहनत करने के बाद भी सेंचुरीज तक, ठीक है, लेकिन ये जो कॉम्पिटिंग क्लेम्स हैं बिटवीन स्टेट एंड द इंडिविजुअल, ये सॉल्यूशन इसका आज भी नहीं मिल पा रहा है। दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द डायनेमिक नेचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। कि इसका कारण क्या है? डायनेमिक नेचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जिसकी वजह से बदलती रहती है, मतलब थोड़े टाइम बाद चेंज हो जाती है सोसाइटी। वेयर ओल्ड वैल्यूज एंड आइडियाज कॉन्स्टेंटली यील्ड प्लेस टू न्यू वंस, के जहाँ पे पुरानी आइडियाज और वैल्यूज खत्म हो जाते हैं और नए वैल्यूज आ जाते हैं। इट इज ऑब्वियस दैट इफ इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्शन, द रिजल्ट वुड बी chaos, ruin एंड एनार्की। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर इंडिविजुअल्स को बिल्कुल एब्सोल्यूट फ्रीडम दे दी जाए स्पीच में और एक्शन में, जो मन चाहे कहो या करो, तो उसमें फिर chaos, ruin और एनार्की खड़ी जरूर हो जाएगी हमारे सामने। तो व्हाट इज द व्यू पॉइंट? द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द क्लेम्स ऑफ स्टेट एंड इंडिविजुअल्स रिमेन्स अनसॉल्व्ड। के जो क्लेम्स है स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में, जो ये अनसॉल्व्ड है। ये उसने एक बोला है, बात ठीक है, बट आगे देखते हैं। एनार्की एंड chaos आर द ऑब्वियस रिजल्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। कि डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस एनार्की और chaos का ऑब्वियस रिजल्ट्स हैं। ऑब्वियस रिजल्ट डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस के नहीं है, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्शन की बात कर रहा है वो, कि अगर बिल्कुल आज़ादी दी जाए, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग। ओल्ड वैल्यूज, आइडियाज एंड ट्रेडिशंस परसिस्ट डिस्पाइट द डायनेमिक नेचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। के पुरानी वैल्यूज हैं, आइडियाज एंड ट्रेडिशन जो है वो परसिस्ट करते हैं डिस्पाइट द डायनेमिक नेचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ऐसा उसने कहीं नहीं बोला, वो तो कह रहा है कि जैसे जैसे वो बदल जाते हैं ऐसे ऐसे सोसाइटी बदल जाती है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा वो कहना क्या चाह रहा है कि ये जो क्लेम है बिटवीन between the claims of the state and the individuals, they still remain unresolved। उसके reasons बहुत सारे हैं, डायनामिक नेचर है और restriction to absolute freedom of action and speech है। तो these can be the reasons, but the end point is, the end game is, the claims cannot still be settled। So option A was the right answer है। चलो गाइस, आज के कुछ नए पैसेजेस डिस्कस करते हैं और फिर मैं आपको इस सेशन में एक होमवर्क पैसेज भी दूंगा। तो पहला हमें एक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट सम्स अप द अबव पैसेज, तो हमें समरी बतानी है। तो पहले पढ़ते हैं। वी जनरली टॉक अबाउट डेमोक्रेसी व्हेन इट कम्स टू एनी पर्टिकुलर थिंग। वी प्रेफर अ बिलोंगिंग टू आवर कास्ट और कम्युनिटी और रिलीजन। कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात है, तो हम एक पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी से या रिलीजन से बिलोंग करने की जो कोशिश करते हैं। So long as we have this kind of temptation, our democracy will remain a phony kind of democracy। उसने बोला जब तक हमारी यही टेम्पटेशन रहेगी, तब तक हमारी जो डेमोक्रेसी है वो एकदम से झूठी डेमोक्रेसी बनी रहेगी, फोनी डेमोक्रेसी बनी रहेगी। We must be in a position to respect a man as a man and to extend opportunities for development to those who deserve them, not to those who happen to belong to our community or race। कि भैया हम इस पोजीशन में होना चाहिए, इंसान को इंसान समझो और सिर्फ मतलब अपनी जाति के या अपनी धर्म के लोगों को ही सपोर्ट ना किया जाए। हर इंसान जो उसको डिजर्व करता है उसको वो
अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. दिस फैक्ट ऑफ फेवरेटिज्म हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मच डिसकंटेंट एंड इल विल इन आवर कंट्री. यही जो नेपोटिज्म, जिसको हम जातिवाद बोलते हैं, यही फेवरेटिज्म जो है यही रिस्पॉन्सिबल रहा है फॉर मोस्ट ऑफ द डिसकंटेंट एंड इल विल इन आवर कंट्री. तो उसने क्या समरी दिया है गाइस, ऑप्शन पढ़ते हैं. आवर कंट्री हैज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी विद इट्स मेनी कास्ट एंड कम्युनिटीज एंड रिलीजन्स. क्या ये समरी है? नहीं, डाइवर्सिटी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, बात कर रहा है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन. ट्रू डेमोक्रेसी कुड बी established by providing equal opportunities to all. Yes. So far none of us have actually understood the meaning of democracy. ऐसा नहीं है कि हमें किसी को भी समझ नहीं आया. ठीक है, none of us मतलब एक्सट्रीम हो जाता है, तो we can eliminate this. And fourth, it will never be possible for us to establish true democratic governance in our country. ये देखो, ये फिर एक्सट्रीम होगा कि वो पॉसिबल है ही नहीं. नो गाइस, द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर बी. True democracy could be established by providing equal opportunities to all. Egalitarian society होगी तभी true democracy आएगी. That is the message given by the passage. चलो गाइज, नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं. हमें कॉरोलरी बतानी है. तो कॉरोलरी इज सिमिलर टू इन्फ्रेंस, लॉजिकल की फैक्ट फ्रॉम द पैसेज. तो पढ़ते हैं पहले. बाय किलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कंपटीशन, क्रोनी कैपिटलिज्म इज हार्मफुल टू फ्री एंटरप्राइज. कि अगर हम ट्रांसपेरेंसी और कंपटीशन को अगर हम खत्म कर देते हैं तो क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है? इस पैसे कमाने वाला जो मतलब और कुछ नहीं देखता, सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं. दैट्स कॉल्ड क्रोनी कैपिटलिज्म. तो इफ यू किल ट्रांसपेरेंसी एंड कंपटीशन, क्रोनी कैपिटलिज्म इज हार्मफुल टू फ्री एंटरप्राइज. कि कोई भी क्रोनी कैपिटलिज्म जो है वो किसी भी बिजनेस के लिए हार्मफुल होता है. अपॉर्चुनिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी को भी वो नुकसान पहुंचाता है. क्रोनी कैपिटलिज्म. Crony capitalism, where rich and the influential are alleged to have received land and natural resources and various licenses in return for payoffs to venal politicians. के भाई जो ऐसे पॉलिटिशियन है जो करप्ट हैं, उनको जब आप रिश्वत दे देते हो तो क्रोनी कैपिटलिज्म के चलते लोगों को क्या मिल जाती है? लैंड मिल जाती है, नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाते हैं, लाइसेंसेज मिल जाते हैं काम करने के लिए, विच इज़ नाउ अ मेजर इशू टू बी टैकल्ड. जो कि बहुत एक बड़ा इशू है जिसको टैकल करना की अब ज़रूरत है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेंजर्स टू ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया इज द मिडिल इनकम, वेयर क्रोनी कैपिटलिज्म क्रिएट्स ओलिगार्कीज दैट स्लो डाउन द ग्रोथ. मिडिल इनकम जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मिडिल इनकम में है, और वहीं क्रोनी कैपिटलिज्म अगर आएगा तो फिर ओलिगार्कीज पैदा हो जाएंगे. मतलब ऐसे तानाशाह टाइप लोग पैदा हो जाएंगे जो पैसे के दम पे पावर में रहते हैं. तो व्हाट इज द कॉरोलरी गाइस? लॉन्चिंग मोर वेलफेयर स्कीम्स एंड एलोकेटिंग मोर फाइनेंसेस फॉर द करंट स्कीम्स आर अर्जेंटली नीडेड. वेलफेयर स्कीम्स चलानी चाहिए और ज़्यादा पैसे देने चाहिए करंट स्कीम्स के लिए. नहीं, वो तो क्रोनी कैपिटलिज्म के अगेंस्ट बात कर रहा है. एफर्ट शुड बी मेड टू पुश अप इकोनॉमिक ग्रोथ बाय अदर मीन्स एंड प्रोवाइड लाइसेंसेस टू द पुअर. कि दूसरे तरीकों से इकोनॉमिक ग्रोथ को असर्टन किया जाए और गरीबों को लाइसेंसेस दिए जाए. ओके. ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन आर नीडेड एट द प्रेजेंट. येस, दिस इज आई थिंक द राइट आंसर. कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए फंक्शनिंग में और फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, सभी को बराबर मौका मिले. एंड फोर्थ, वी शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देन सर्विस सेक्टर. नो गाइस, दिस वाज अबाउट मोर ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट so that financial inclusion can be pushed into the roots of the country. So option C is the right answer है. चलो गाइस, एक और पैसेज देखते हैं. अब इसमें हमें इन्फ्लुएंस ढूंढना है. So let's read the passage first. Climate adaptation may be rendered ineffective if policies are not designed in the context of other development concerns. उसने बोला है climate adaptation की जो policies हैं वो ineffective हो जाएंगी, they will be rendered ineffective अगर policies are not designed in the context of other development concerns. कि अगर दूसरे जो development concerns हैं उनको ध्यान में ना रखते हुए अगर ये policies बनाई गई तो climate adaptation बेकार हो जाएगा. मतलब अगर डेवलपमेंट अगर हमने सस्टेनेबल नहीं बनाई, ठीक है, सिर्फ क्लाइमेट एडेप्टेशन पे ध्यान दिया लेकिन दूसरी डेवलपमेंट पे अगर हमने ऐसी चीज़ ध्यान नहीं दिया कि वो क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, तो सारी एडेप्टेशन खराब धरी की धरी रह जाएगी. फॉर इंस्टेंस, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी that seeks to improve food security in the context of climate change may include a set of coordinated measures related to agricultural extension, crop diversification, integrated water and pest management and agricultural information series. तो उसने बोला कि अगर हमें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बनानी है फूड सिक्योरिटी अगर क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए, तो इट मे इंक्लूड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इंटीग्रेटेड वाटर एंड पेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन सीरीज. इससे क्लाइमेट चेंज भी मतलब क्लाइमेट एडेप्टेशन में भी हेल्प मिलेगी और आपको
फूड सिक्योरिटी में भी आपको सस्टेनेबिलिटी मिलेगी. सम ऑफ दीज मेजर्स मे हैव टू डू विद क्लाइमेट चेंजेस एंड अदर विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, के कुछ इनमें से जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होंगे इश्यूज, कुछ ऐसे होंगे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगे. लेकिन दोनों को कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप किया जाना चाहिए, मतलब पॉलिसीज दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के करनी चाहिए. इन्वायरमेंट को भी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी, और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी, दोनों को ध्यान में रख के हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी. आई थिंक दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द पैसेज. तो क्या इन्फ्लुएंस दिया उसने, कहा इट इज डिफिकल्ट टू परस्यू क्लाइमेट एडेप्टेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलपिंग कंट्रीज में क्लाइमेट एडेप्टेशन परस्यू करना मुश्किल है. ओके, हो सकता है. देखते हैं. इम्प्रूविंग फूड सिक्योरिटी इज अ फार मोर कॉम्प्लेक्स इशू देन क्लाइमेट एडेप्टेशन. फूड सिक्योरिटी की बात नहीं उसने कही, उसने बोला था, ये तो एग्जांपल दिया था उसने. उसने बोला कि हमें क्लाइमेट एडेप्टेशन को कॉम्प्रिहेंसिवली समझना पड़ेगा. तो आई डोंट थिंक दिस इज द राइट आंसर. Every developmental activity is directly or indirectly linked to climate adaptation. Yes, and climate adaptation should be examined in tandem with other economic developments. Yes, so the directly or indirectly ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है कि हर एक्टिविटी ही उससे रिलेटेड है. नहीं, ठीक है. ये भी नहीं कह रहा कि परस्यू क्लाइमेट चेंज इन डेवलपिंग कंट्रीज में क्लाइमेट चेंज को परस्यू करना मुश्किल है. द राइट आंसर इज क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड शुड बी एग्जामिन्ड इन टैंडम विद अदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑप्शंस. के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो ऑप्शंस हैं उनके उनके अंदर ही आपको क्लाइमेट एडेप्टेशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. Otherwise, it will become a problematic situation at the end of the day. So option D was the right answer for me. तो गाइज ये थे आज के आपके पैसेजेस. अब ये है आपका आज का होमवर्क पैसेज. ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है. तो लेट मी रीड आउट द पैसेज टू यू. क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ अर्थ एज थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड with a strong smell. It is a complex mixture of many different substances, each with its own individual qualities. Most of them are combinations of hydrogen and carbon in varying proportions. Such hydrocarbons are also found in other forms such as bitumen, asphalt, and natural gas. Mineral oil originates from the carcasses of tiny animals and from plants that live in the sea. Over millions of years, these dead creatures form large deposits under the seabed and ocean currents cover them with a blanket of sand and silt. As this mineral hardens, it becomes sedimentary rock and effectively shuts out the oxygen, so preventing the complete decomposition of marine deposits underneath. The layers of sedimentary rock become thicker and heavier. Their pressure produces heat, which transforms the tiny carcasses into crude oil in a process that is still going on today. So the question is, mineral oil deposits under the sea do not get completely decomposed because they, now your options are constantly washed by ocean currents, become rock and prevent oxygen from entering them, contain a mixture of hydrogen and carbon, yeah, are carcasses of organisms lying in saline conditions. So you have to give me your answer in the comment section of the video. Let's see if you can get it right or wrong. और गाइज अगर आपको हमारा तरीका पसंद आता है, यू कैन जॉइन अस इन आर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिसमें आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस डे 1 पे मिलेंगी. टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, वीकली लाइव डाउट सेशंस हैं और लाइव रिवीजन क्लासेस भी हैं. और इसी कोर्स में आप सिर्फ 100 आवर्स के अंदर, आप सिर्फ 100 घंटे के अंदर अंदर आप सी सेट के लिए कंप्लीटली रेडी हो सकते हो. सो गो चेक आउट द कोर्स, द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट. और अगर गाइज आपको पसंद आ रहा है हमारा तरीका, तो यू कैन शेयर अस your feedback on this address, that is hello@edutap.co.in. Your feedbacks mean a lot to us, so do share your feedbacks. They work like inputs for us so that we can improve what we need to, right? And you can give us our you can give us your important insights into the topics and into the sessions. So do share your feedback on this address. The address is hello@edutap.co.in. And if you wish to contact us for anything, you can always call us on this number, that is 8146207241. So that was it for today, guys. I'll see you again tomorrow in another session. Till then, guys, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you'll do very well in the long run. So guys, having said that, I'll take your leave for today. I'll see you again tomorrow. Till then, guys, stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you. Thank you so much.